चलिए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न तो यहाँ पे पूछा गया है, हिंदी भाषी क्षेत्र से निकलने वाला पहला हिंदी पत्र का नाम क्या है। तो हिंदी भाषी क्षेत्र से निकलने वाला पहला हिंदी पत्र का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका बनारस अखबार। तो बनारस अखबार जो है ये हिंदी भाषी क्षेत्र से निकलने वाला पहला हिंदी पत्र है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवित्त को हिंदी का जातीय छंद किसने कहा है। तो कवित्त को हिंदी का जातीय छंद किसने कहा है, उनका नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं ये कवित्त को हिंदी का जातीय छंद इन्होंने सबसे पहले कहा था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक कथन दिया गया है, तो बताना है इस कथन के लेखक का नाम क्या है। बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। तो सबसे पहले कथन पढ़ते हैं। मेरे विचार में खड़ी बोली में इस प्रकार का कर्कशपन है कि कविता के काम में ला उसमें सरसता संपादन करना प्रतिभावान के लिए भी कठिन है, तब तुकबंदी करने वालों की कौन कहे। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो फिर से पढ़ते हैं। मेरे विचार में खड़ी बोली में इस प्रकार का कर्कशपन है कि कविता के काम में ला उसमें सरसता संपादन करना प्रतिभावान के लिए भी कठिन है, तब तुकबंदी करने वालों की कौन कहे। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका बालकृष्ण भट्ट। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, किस कवि ने स्वयं को छायावाद की ठीक पीठ पर आने वाला माना है। तो किस कवि ने स्वयं को छायावाद की ठीक पीठ पर आने वाला माना है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर जो हैं इन्होंने स्वयं को छायावाद की ठीक पीठ पर आने वाला माना है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विसु, निंदा, रुकमा और सक्सेना मनु भंडारी की किस चर्चित कृति के पात्र हैं। तो विसु, निंदा, रुकमा और सक्सेना मनु भंडारी की किस चर्चित कृति के पात्र हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका महाभोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगला प्रसाद पारितोषिक किस संस्थान के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो मंगला प्रसाद पारितोषिक किस संस्थान के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किस आलोचक ने कहा है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, नेट में कई बार पूछा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा है, किस आलोचक ने कहा है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का सबसे प्राचीन प्रबंध काव्य का नाम क्या है। तो हिंदी का सबसे प्राचीन प्रबंध काव्य का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो जो है ये हिंदी का सबसे प्राचीन प्रबंध काव्य माना जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोहा चौपाई शैली के पहले प्रयोक्ता का नाम क्या है। तो दोहा चौपाई शैली के पहले प्रयोक्ता का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सरहपा। रैदास के पद
किस ग्रंथ में संकलित हैं? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो इसे भी जानना आवश्यक है। तो रैदास के पद किस ग्रंथ में संकलित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गुरु ग्रंथ साहिब में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कामायनी के संदर्भ में दोष रहित दूषण सहित नामक निबंध किसने लिखा है? तो कामायनी के संदर्भ में दोष रहित दूषण सहित नामक निबंध किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रामधारी सिंह दिनकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1854 में प्रकाशित हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षण के संपादक का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो 1854 में प्रकाशित हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षण के संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्याम सुंदर सेन। तो श्याम सुंदर सेन जो हैं ये हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षण के संपादक हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुक्त छंद की पहली कविता का नाम क्या है? तो मुक्त छंद की पहली कविता का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित जूही की कली। तो जूही की कली जो है ये मुक्त छंद की पहली कविता मानी जाती है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद से लेकर संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के महान कवियों की चुनी हुई रचनाओं का पद्यानुवाद सप्तपर्णा शीर्षक से किसने किया था? तो ऋग्वेद से लेकर संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के महान कवियों की चुनी हुई रचनाओं का पद्यानुवाद सप्तपर्णा शीर्षक से किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महादेवी वर्मा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय से संबंध पुराने और नए कवियों की चुनी हुई रचनाओं का संकलन किसके द्वारा संपादित हुआ है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो इसे भी जानना आवश्यक है। तो हिमालय से संबंध पुराने और नए कवियों की चुनी हुई रचनाओं का संकलन किसके द्वारा संपादित हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महादेवी वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संधिनी गीत पर्व परिक्रमा किसका काव्य संग्रह है? तो संधिनी गीत पर्व परिक्रमा किसका काव्य संग्रह है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महादेवी वर्मा। पंत के किस काव्य कृति की भूमिका का ऐतिहासिक महत्व है? तो सुमित्रा नंदन पंत के किस काव्य कृति की भूमिका का ऐतिहासिक महत्व है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पल्लव। चलिए आगे बढ़ते हैं। युगपथ, उत्तरा, अतिमा, वाणी, कला और बूढ़ा चांद, किरण, वीणा, पौ फटने से पहले, गीतहंस किसका काव्य संग्रह है? तो फिर से पढ़ते हैं। युगपथ, उत्तरा, अतिमा, वाणी, कला और बूढ़ा चांद, किरण, वीणा, पौ फटने से पहले, गीतहंस किसका काव्य संग्रह है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुमित्रा नंदन पंत। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु का पहला प्रकाशित नाटक विद्या सुंदर है, किंतु इसके पहले भी वे एक नाटक की रचना कर चुके थे जो कि अधूरा था, उसका नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। भारतेंदु का पहला प्रकाशित नाटक विद्या सुंदर है, किंतु इसके पहले भी वे एक नाटक की रचना कर चुके थे जो कि अधूरा था, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रवास नाटक। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है 1871 में हिंदी दीप्ति
प्रकाश नामक संवाद पत्र तथा प्रेम विलासिनी पत्रिका किसने निकाला? तो 1871 में हिंदी दीप्ति प्रकाश नामक संवाद पत्र तथा प्रेम विलासिनी पत्रिका किसने निकाला? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाहौर से प्रकाशित हिंदी उर्दू में पत्रिका ज्ञान प्रदायिनी के संपादक का नाम क्या है? तो लाहौर से प्रकाशित हिंदी उर्दू में पत्रिका ज्ञान प्रदायिनी के संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बाबू नवीन चंद्र। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1978 में कलकत्ता से प्रकाशित उचित वक्ता तथा सार सुधा निधि पत्र के संपादक कौन थे? तो 1978 में कलकत्ता से प्रकाशित उचित वक्ता तथा सार सुधा निधि पत्र के संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका दुर्गा प्रसाद मिश्र और सदानंद मिश्र। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कश्मीर कुसुम और बादशाह दर्पण के रचनाकार का नाम क्या है? तो कश्मीर कुसुम तथा बादशाह दर्पण के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौ संकट नाटक, कली प्रभाव, संगीत शाकुंतल नाटक तथा जुआरी खुआरी प्रहसन के लेखक का नाम क्या है? तो गौ संकट नाटक, कली प्रभाव, संगीत शाकुंतल नाटक तथा जुआरी खुआरी प्रहसन के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रताप नारायण मिश्र। तो प्रताप नारायण मिश्र जो हैं इसके लेखक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का कौन प्रसिद्ध साहित्यकार प्रयाग के कायस्थ पाठशाला में संस्कृत का अध्यापक था? तो हिंदी का कौन प्रसिद्ध साहित्यकार प्रयाग के कायस्थ पाठशाला में संस्कृत का अध्यापक था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बालकृष्ण भट्ट। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के गद्य की विशेषता क्या है? तो पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के गद्य की विशेषता क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अनुप्रास और अनूठे पद विन्यास। तो अनुप्रास और अनूठे पद विन्यास जो है ये प्रेमघन के गद्य की विशेषता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल ने हिंदी समालोचना का सूत्रपात किससे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी समालोचना का सूत्रपात किससे माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बालकृष्ण भट्ट और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो बालकृष्ण भट्ट और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी समालोचना का सूत्रपात माना है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन, वीरांगना रहस्य महानाटक के लेखक का नाम क्या है? तो भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन और वीरांगना रहस्य महानाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित कीर्ति केतु नामक नाटक के लेखक का नाम क्या है?
तो हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित कीर्ति केतु नामक नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बाबू तोताराम। तो कीर्ति केतु के लेखक हैं बाबू तोताराम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ में भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना किसने किया था? तो अलीगढ़ में भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बाबू तोताराम ने। बिहारी के दोहों के भाव को विस्तृत करने के लिए बिहारी बिहार नामक काव्य ग्रंथ किसने लिखा था? तो बिहारी के दोहों के भाव को विस्तृत करने के लिए बिहारी बिहार नामक काव्य ग्रंथ किसने लिखा था? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अंबिका दत्त व्यास। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, गद्य काव्य मीमांसा किसकी कृति मानी जाती है? तो गद्य काव्य मीमांसा किसकी कृति मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अंबिका दत्त व्यास। ब्रज भाषा में ललिता नाटिका किसने लिखा है? तो ब्रज भाषा में ललिता नाटिका किसने लिखा है? लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अंबिका दत्त व्यास। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि ललिता नाटिका ये किस भाषा में लिखा गया है? तो ये जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस लेखक ने संस्कृत भाषा की अद्भुत शक्ति नामक लेख लिखकर अरबी फारसी के शब्दों को भी संस्कृत बना डालने की राय दी है? तो फिर से पढ़ते हैं। किस लेखक ने संस्कृत भाषा की अद्भुत शक्ति नामक लेख लिखकर अरबी फारसी के शब्दों को भी संस्कृत बना डालने की राय दी थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भीमसेन शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु के अधूरे नाटक सती प्रताप को किसने पूरा किया था? तो भारतेंदु के अधूरे नाटक सती प्रताप को किसने पूरा किया था? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राधा कृष्ण दास। ये भारतेंदु के फुफेरे भाई हैं। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं कि भारतेंदु के फुफेरे भाई का नाम क्या है? तो इनके फुफेरे भाई का नाम है राधा कृष्ण दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल दीपक भाग 4 और विक्टोरिया चरित्र किसकी रचना मानी जाती है? तो बाल दीपक भाग 4 और विक्टोरिया चरित्र किसकी रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका फ्रेडरिक पिनकाट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1884 में हिंदी उद्धारिणी प्रतिनिधि मध्य सभा की स्थापना कहाँ हुई है? तो 1884 में हिंदी उद्धारिणी प्रतिनिधि मध्य सभा की स्थापना कहाँ हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रयाग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागरी प्रचारिणी सभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो नागरी प्रचारिणी सभा के प्रथम सभापति का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राधा कृष्ण दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवाक्षर चरित्र नामक प्रहसन के रचयिता कौन है, जिसमें उर्दू लिपि की गड़बड़ी के बड़े ही विनोदपूर्ण दृश्य दिखाए गए थे? तो देवाक्षर चरित्र नामक प्रहसन के रचयिता कौन है, जिसमें उर्दू लिपि की गड़बड़ी के बड़े ही विनोदपूर्ण दृश्य दिखाए गए थे? तो देवाक्षर चरित्र के लेखक का नाम क्या है या इसके रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पंडित रविदत्त शुक्ल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरठ की
किस हिंदी सेवी ने अपनी सारी जायदाद नागरी प्रचार के लिए समर्पित कर दी तथा जिसने प्रसिद्ध गौरी नागरी कोश की रचना की? तो फिर से पढ़ते हैं। मेरठ के किस हिंदी सेवी ने अपनी सारी जायदाद नागरी प्रचार के लिए समर्पित कर दी तथा जिसने प्रसिद्ध गौरी नागरी कोश की रचना की? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पंडित गौरी दत्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। कचहरियों में नागरी लिपि के प्रवेश तथा प्रयोग करने के लिए हुए आंदोलन के नायक कौन थे? तो कचहरियों में नागरी लिपि के प्रवेश तथा प्रयोग करने के लिए हुए आंदोलन के नायक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पंडित मदन मोहन मालवीय। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी में अदालती लिपि और प्राइमरी शिक्षा नामक पुस्तक किसने लिखा, जिसमें नागरिक को दूर रखने के दुष्परिणामों की विस्तृत और अनुसंधानपूर्ण मीमांसा की गई है? तो फिर से पढ़ते हैं। अंग्रेजी में अदालती लिपि और प्राइमरी शिक्षा नामक पुस्तक किसने लिखी, जिसमें नागरिक को दूर रखने के दुष्परिणामों की विस्तृत और अनुसंधानपूर्ण मीमांसा की गई है? तो लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मदन मोहन मालवीय। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने विभक्ति विचार नामक ग्रंथ लिखकर विभक्तियों को शब्दों के साथ, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र, गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन चरित्र और चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र के रचनाकार का नाम क्या है? तो हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र, गोस्वामी तुलसीदास का जीवन चरित्र और चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बाबू शिवनंदन सहाय। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चौपट चपेट नाटक किसका माना जाता है? तो चौपट चपेट नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं पंडित किशोरी लाल गोस्वामी। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि चौपट चपेट ये किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आता है? तो ये जो है नाटक के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस आलोचक ने चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति नामक उपन्यासों को घटना प्रधान कथानक या किस्सा माना है तथा इन्हें साहित्य कोटि में नहीं माना है? तो फिर से पढ़ते हैं। किस आलोचक ने चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति नामक उपन्यासों को घटना प्रधान कथानक या किस्सा माना है तथा इन्हें साहित्य कोटि में नहीं माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। तो ये कथन किसका माना जाता है? तो फिर से पढ़ते हैं। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। तो इस प्रसिद्ध कथन के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। तिलिस्मी शीश महल उपन्यास किसका माना जाता है?
तो तिलिस्मी शीश महल उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका किशोरी लाल गोस्वामी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तिलिस्मी उपन्यासों की परंपरा में देवकी नंदन खत्री के बाद सर्वाधिक उल्लेख उपन्यासकार का नाम क्या है? तो तिलिस्मी उपन्यासों की परंपरा में देवकी नंदन खत्री के बाद सर्वाधिक उल्लेख उपन्यासकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हरिकृष्ण जौहर। तो तिलिस्मी उपन्यासों की परंपरा में देवकी नंदन खत्री के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो उपन्यासकार है वो हैं हरिकृष्ण जौहर। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवकी नंदन खत्री के अधूरे उपन्यास भूतनाथ को किसने पूरा किया और रोहतास मठ नामक मौलिक तिलिस्मी उपन्यास लिखा? तो देवकी नंदन खत्री के अधूरे उपन्यास भूतनाथ को किसने पूरा किया और रोहतास मठ नामक मौलिक तिलिस्मी उपन्यास किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर होगा आपका दुर्गा प्रसाद खत्री। और ये जो हैं देवकी नंदन खत्री के पुत्र हैं। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं कि देवकी नंदन खत्री के पुत्र का नाम क्या है? तो इनके पुत्र का नाम है दुर्गा प्रसाद खत्री और इन्होंने जो है देवकी नंदन खत्री के अधूरे उपन्यास भूतनाथ को पूरा किया था और रोहतास मठ नामक मौलिक तिलिस्मी उपन्यास लिखा था। तो यहाँ से जो है 3 से 4 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न उत्तर क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने 50 हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ प्रश्न उत्तर की चर्चा की। आगे हम और भी प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे जो ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। परंतु आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।